हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं दूरी और विस्थापन में अंतर की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने इसका डेफिनेशन, यूनिट वगैरह देखा था और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं इस चीज़ को समझेंगे। बहुत ही बेसिक और कॉमन सा पॉइंट है, मेरे ख्याल से हर एक स्टूडेंट के माइंड में ये कंसेप्ट होना चाहिए ताकि उसके एग्जाम में जब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाए तो वो आसानी से कैलकुलेट कर सके। तो आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन में अंतर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो डिफरेंसेस हम लोगों के माइंड में आता है वो पहले ही क्लिक कर देता है माइंड कि दूरी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और जो विस्थापन है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। दूरी को हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं और विस्थापन को हम लोग इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि विस्थापन आपको कहीं कहीं पे स्थिति के रूप में भी लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराना नहीं है कि स्थिति क्या होता है। विस्थापन को, स्थिति को ही हम लोग विस्थापन बोलते हैं और विस्थापन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिति बोलते हैं। तो इस चीज़ को माइंड में रखना। हम बात करने वाले थे दोनों में अंतर की, दूरी, डिस्टेंस। पहले दोनों को लिख लेते हैं, ध्यान से सारी चीज़ों को समझिएगा, बिल्कुल आसानी से आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे। और अभी तक जो आप खाली याद कर रहे थे, रट्टा मार रहे थे कि विस्थापन धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, जीरो होता है, आज उसका प्रैक्टिकल भी आप देखने वाले हैं। तो दूरी और एक तरफ हम लोग लिख दें विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट या स्थिति भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब आइए पहले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। दूरी किसको कहेंगे और विस्थापन किसको कहेंगे, इसके लिए मैं आपको एक फिगर से यहाँ पे इंडिकेट करना चाहूँगा जी। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक पॉइंट है ए और बी, और यहाँ से आप इस पे पहुँचते हैं बी पे, एक आप इस तरह से कुछ यहाँ पे पहुँचते हैं, और दूसरा तरीका ये है आपके पास पहुँचने का। आप सपोज कर लीजिए कि ये आपका, मान लीजिए ये आपका पहला रास्ता है, ये आपका दूसरा रास्ता है, ये आपका कौन सा रास्ता है, तीसरा रास्ता है। आप मेरे को बताइए कि इसमें दूरी कौन होगा और विस्थापन क्या होगा। आप कहेंगे कि सर इसमें विस्थापन पाथ 2 होगा, जो इसमें जो विस्थापन होगा वो पाथ 2, रास्ता 2 वाला का जो टोटल लंबाई होगा वो विस्थापन होगा। क्यों? तो आप कहेंगे कि सर ये सबसे छोटा भी लग रहा है दूरी के मामले में, या लंबाई के मामले में ये सबसे छोटा रास्ता भी है, और साथ ही साथ एक निश्चित दिशा में भी है। जबकि ये जो दोनों रास्ता है, ये दोनों रास्ता एक निश्चित दिशा में नहीं है, थोड़ा सा घुमा हुआ है। तो इसीलिए इस तीनों ही रास्ते में जो विस्थापन होगा वो पाथ 2 हो जाएगा, रास्ता 2 मेरा विस्थापन हो जाएगा, क्योंकि ये निश्चित डायरेक्शन में गया हुआ है। ये तो आप समझ रहे होंगे। मतलब क्या कि अगर अब हम इसके डेफिनेशन की बात करें सीधे सीधे, तो कहते हैं दूरी के बारे में क्या कि पहला पॉइंट, ये किसी रास्ते की कुल लंबाई होती है, किसी रास्ते की कुल लेंथ होती है, या आप कह सकते हो कि कुल लंबाई होती है, कुल लंबाई होती है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे विस्थापन क्या है, ये मान ली पहले वस्तु ए पे था और फिर बी पे गया, अब ए से बी पे जाने के दौरान ना विस्थापन कब हुआ, तो जब वो ए पे था, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लड़का है और ये यहाँ पहुँचा, तो जब वो ए पे था तो ये उसकी थी प्रारंभिक स्थिति। कौन सी स्थिति थी? प्रारंभिक स्थिति। ध्यान से समझिएगा, सारे चीज आप जो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं वो चीज आप क्लियर करने वाले हैं आज। जो जब लड़का ए पे है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रारंभिक स्थिति। और दोस्तों इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियल पोजीशन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन।
और जब बी पे पहुंचा तो इसको हम लोग कहते हैं अंतिम स्थिति। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतिम स्थिति, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन। तो हम प्रारंभिक स्थिति को xi लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x कोई विस्थापन है प्रारंभिक स्थिति वाला, और इसको हम लोग xf लिख सकते हैं। मेरा यही मकसद था इस दोनों वर्ड को यहाँ पे समझाने का। तो विस्थापन जब भी होता है तो वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का होता है विस्थापन। मतलब ये हुआ कि हम कहीं ना कहीं विस्थापन को क्या कह रहे हैं कि किसी वस्तु के स्थिति में हुए परिवर्तन, स्थिति में हुए परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब स्थिति में परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे? आपको पूछा जाएगा कि A से B के बीच की कुल लंबाई कितनी होगी। A से B के बीच की कुल लंबाई कितनी होगी? तब आप कहेंगे कि सर इसका जो प्रारंभिक स्थिति होगा और जो अंतिम स्थिति है, इस दोनों को हमको माइनस करना होगा। मतलब क्या कि अंतिम स्थिति में से अगर हम प्रारंभिक स्थिति को हटा दें तो वस्तु कितना विस्थापन कवर कर रही है ये हमको पता चल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हम विस्थापन के फार्मूला की बात कर रहे हैं, और विस्थापन का फार्मूला हम क्या कह रहे हैं कि D इक्वल्स टू क्या होगा कि वस्तु का अंतिम स्थिति को हमने फाइनल पोजीशन कहा था, तो XF माइनस वस्तु का प्रारंभिक स्थिति XF माइनस XI। दोस्तों ये विस्थापन निकालने के लिए फार्मूला होता है। अब बात आती है कि चलो सर ये तो इसके डेफिनेशन की बात हो गई। अब आप यहाँ पे देखो दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि A से B तक जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं, और इस तीनों रास्ते में सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता दिशा का ख्याल रख रहा है, डायरेक्शन का ख्याल रख रहा है, बाकी के ये दोनों नहीं रख रहे हैं। मतलब बाकी के दोनों रास्ते में डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। मतलब दूरी में हम दिशा की बात नहीं करते हैं, और जब दिशा की बात नहीं करते तो कहते हैं सर कि जिस किसी भी राशि में हम लोग डायरेक्शन नहीं है, जिस किसी भी राशि में डायरेक्शन की बात नहीं करते उसी को तो हम लोग अदिश राशि कहते हैं। मतलब ये आपका कौन सा राशि है? अदिश राशि। अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये अदिश राशि है, इसीलिए हम लोग स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो जोड़ने का नियम होता है वो साधारण बीजगणित वाले योग के नियम से जोड़ देते हैं दूरी को। जबकि विस्थापन जो होता है, विस्थापन आपका दिशा पे निर्भर करता है, क्योंकि जैसे ही हम प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की बात कर रहे हैं तो ये दोनों किसी न किसी एक निश्चित डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब भी स्थिति की बात करेंगे तो डायरेक्शन की बात करेंगे। तो विस्थापन सदिश राशि है। मतलब अगर दिशा होगा तो उसको हम लोग किस में रेफर करते हैं? सदिश में, वेक्टर क्वांटिटी में रेफर कर देते हैं। अब नेक्स्ट है कि ये आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब दूरी डायरेक्शन पे निर्भर नहीं कर रही है तो प्लस माइनस का कहीं से सवाल ही नहीं उठता। मतलब ये हुआ कि दूरी जो है आपका, दूरी जो है हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि आपका जो विस्थापन होता है, विस्थापन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक और सबसे कॉमन पॉइंट आप याद रखेंगे कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है, या विस्थापन से ही लिखिए, विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है, बड़ा या बराबर होता है। अब आप कहेंगे कैसे? आप यहाँ पे देखिए कि ये वाला रास्ता का ज़्यादा लंबाई होगा कि ये वाले रास्ते का लंबाई ज़्यादा होगा। आप कहेंगे सर इस वाले रास्ते का लंबाई ज़्यादा हो, तो क्या यहाँ पे आप दिशा का ख्याल रख रहे हैं?
नहीं रख रहे हैं, आप यहाँ पे दिशा का ख्याल रख रहे हैं और इसकी लंबाई भी क्या है, कम है। तो ये आपका विस्थापन है, मैंने इसको इंडिकेट भी किया है कि आपका जो पाथ 2 है, रास्ता 2 है, वो इस फिगर में वस्तु का विस्थापन दे रहा है। तो जब भैया ये विस्थापन है तो इसकी लंबाई छोटी है, जबकि दूरी की ये दूरी है, इसकी लंबाई क्या है, बड़ी है। आप इस दूरी से भी, पाथ 3 की दूरी से भी कंपैरिजन करोगे तो ये आपको बड़ा लगेगा और ये आपको छोटा लगेगा। तो दूरी हमेशा, चूंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है तो ये अदिश राशि है, इसीलिए ये आपका समान जो बीजगणित का योग का नियम होता है 2 + 2 4, 4 + 8 4 + 4 8, इस टाइप से ये जुट सकता है। इसको जोड़ने के लिए कोई विशेष योग नियम की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब विशेष योग नियम की जरूरत पड़ती नहीं है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। जबकि विस्थापन से अगर इसकी तुलना करें तो ये विस्थापन से हमेशा बड़ा होगा या फिर विस्थापन के बराबर होगा। कैसे होगा इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, सदिश राशि की। तो हम लोग कहते हैं कि सर सदिश जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। और विस्थापन जो है, विस्थापन वो हमेशा दूरी से क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि हम लोग इसका परिभाषा ही लिखते हैं यही, क्या कि किसी दो बिंदु के बीच की सबसे सूक्ष्मतम दूरी जो एक निश्चित दिशा में तय की गई हो उसी को विस्थापन कहते हैं। तो इस चीज को आप अपने माइंड में रखेंगे कि क्या, कि विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा या बराबर हो सकता है, दूरी के बराबर भी हो सकता है। ये भी याद रखेंगे कि विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा या बराबर होता है, दूरी से छोटा या बराबर होता है। अब आप कहेंगे दूरी से छोटा, तो ये तो समझ रहे हैं कि विस्थापन है तो छोटा होगा ही, बराबर किस केस में हो जाएगा। तो देखिए कि जैसे कि हम बात करते हैं कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये मान लीजिए ए और ये बी है आपका, यहां से आपको यहां तक जाना है तो एक सीधा रास्ता है, तो ए से बी के बीच में विस्थापन, तो इसकी जितनी लंबाई होगी वही हो जाएगी। ए से बी के बीच में की दूरी, तो जितना इसका लंबाई होगा वही इसका दूरी हो जाएगा। एक्चुअली में क्या होगा कि चूंकि ये आपका एक सीधी रेखा पे जा रहा है वस्तु, तो इस सेंस में हम लोग कहते हैं कि दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाएगा। दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये हो जाती है थ्योरेटिकली बात, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट फंसता है, जो हम लोग ध्यान ही नहीं देते, बस इतना पढ़ के हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अब विस्थापन और दूरी में अंतर हमको समझ में आ गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ देता है कि विस्थापन पॉजिटिव किस केस में होता है, नेगेटिव किस केस में होता है और जीरो किस केस में होता है, तब बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, बड़ा दिक्कत आना शुरू हो जाती है। अरे आप ये क्या पूछ दिए, ऐसा होता है, हमने पढ़ा है। लेकिन नहीं, आज हम लोग इसी चीज को मेनली रूप से कवर करने वाले हैं कि विस्थापन आपका किस सेंस में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है और किस में जीरो होता है। दोस्तों कि विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो आप इस चीज के लिए याद रखेंगे, एक कॉमन सा नोट करके अगर आप नोट पॉइंट लिख भी रहे हैं तो लिख सकते हैं कि जो हम एक विमीय गति पढ़ते हैं, मतलब क्या कि एक ही डायरेक्शन में जो मोशन की बात करते हैं हम लोग, ऐसे आपका जो मोशन हो सकता है वो 3 टाइप के हो सकते हैं ना। जब डायरेक्शन के आधार पे कहते हैं तो वो आपका एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक्स, सिर्फ एक्स में ही मोशन होगा। आप इस तरह वाला ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। तो ये तीनों कंडीशन होते हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो जब हम एक विमीय गति की बात करते हैं तो वहां पे दूरी और विस्थापन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग चल जो रहे होते हैं किसी सरफेस पे, सतह पे, तो वो क्षैतिज दिशा में है। मतलब क्या कि एक ही डायरेक्शन, इसी के अनुदिश चल रहे होते हैं। तो जब हम लोग एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग एक विमीय गति बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। और एक विमीय गति में 1 डायमेंशनल मोशन में वस्तु के स्थिति को
वस्तु के स्थिति को पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब प्लस या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस या माइनस साइन से। ये आप लोगों ने बचपन में नंबर लाइन पढ़ा होगा, मैं उसी नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ। आप क्या कहते थे कि सर जो नंबर लाइन है उसके बीच में ओरिजिन होता है, क्या होता है, ओरिजिन, और इसको नाम क्या देते थे हम लोग कि सर ये मूल बिंदु है, ये क्या है, मूल बिंदु है। और हम लोग क्या कहते थे कि अगर मूल बिंदु से दाहिनी ओर चलेंगे, दाहिनी ओर चलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मूल बिंदु से बाईं ओर आएंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब इसको हम ऐसे लिखते थे +1 +2 +3 +4, और फिर इसको भी -1 -2 -3 -4, ऐसे आप लोग पढ़े थे ना दोस्तों। इस चीज को बस इस पॉइंट के साथ कवर करेंगे कि वन डायमेंशनल में या एक विमीय गति में वस्तु का जो पोजीशन होता है वो प्लस या माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया प्लस वाला पार्ट, और ये वाला आपका हो गया माइनस वाला पार्ट। इस चीज को आप पढ़े होंगे। और बीच में जो ये आपका O है, इस O को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। अब बताइए क्यों बोलते हैं इसको, ये होना क्यों जरूरी है। तो हम लोग जब भी किसी वस्तु की स्थिति की बात करते हैं सर, तो किसी न किसी एक रिफरेंस पॉइंट से, किसी न किसी बिंदु से तुलना करते हैं। जैसे कि आप अपने घर के दरवाजे पे खड़ा है, घर में दरवाजे पे खड़ा है, आपसे कोई पूछा कि हमको कहीं जाना है, कोई चौक जाना है, तो आप उसको क्या बताते हैं कि आप यहाँ से सीधे चले जाइए, इस दिशा में चले जाइए, या आप वहाँ से पश्चिम की ओर चले जाइए। मतलब उस जिस पॉइंट पे हैं आप, उस जगह से पश्चिम की ओर जाने के लिए बोल रहे हैं। मतलब वस्तु की स्थिति को बताने के लिए मूल बिंदु ओरिजिन का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये आपका बीच में क्या हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है, मूल बिंदु हो जाता है। अब इसके अगर वस्तु दाईं ओर जा रहा है तो हम लोग धनात्मक लेते हैं, अगर बाईं ओर आ रहा है तो ऋणात्मक लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इस कंडीशन में वस्तु का विस्थापन कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसको आप कह लीजिए कि ये 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है। ये भी आपका -1 मीटर, -2 मीटर, -3 मीटर और -4 मीटर, ऐसे कौन समझ लीजिए। देखिए ध्यान रखिएगा कि ये जो माइनस है, ये माइनस सिर्फ और सिर्फ उसकी स्थिति को बता रहा है कि वो मूल बिंदु से बाईं ओर जा रहा है। जबकि आपको भी पता होना चाहिए कि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो माइनस देख करके हड़बड़ाइएगा नहीं। अब आपसे क्या पूछ दे कि वस्तु मान लीजिए कि 2 मीटर से यहाँ से वस्तु ये यहाँ पे चली आती है, ये यहाँ से यहाँ पे चली आती है, तो इस कंडीशन में टोटल विस्थापन कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर पहले वस्तु कहाँ पे था, 2 मीटर पे था। मतलब इसका जो आरंभिक स्थिति था, इनिशियल पोजीशन था, वो कितना पे था, 2 मीटर पे था। तो दोस्तों जहां से कोई वस्तु चलना शुरू करती है उसको हम लोग उसका आरंभिक स्थिति कहते हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि आरंभिक स्थिति के लिए आप xi लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि फाइनल स्थिति, फाइनल वो कहाँ पे है, 4 पे है, तो xf लिख सकते हैं। फाइनल आरंभिक स्थिति को xi से, और फाइनल स्थिति मतलब क्या कि अंतिम स्थिति को हम लोग xf से। अभी जस्ट हम बताए हैं, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा कि प्रारंभिक स्थिति मतलब वस्तु जहाँ पे रहती है, इसको हम लोग इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन। तो आप इसको हमने सिंबल के रूप में बताया कि आप इसको xi लिखेंगे। अब यहीं पे आरंभिक स्थिति हो जाता तो उसको हम लोग फाइनल पोजीशन कहते और सिंबल के रूप में xf लिखते, जो यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे आपको विस्थापन निकालना है, तो भैया d = क्या हो जाएगा, xf अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। ये xf क्या है आपका, अंतिम स्थिति, और xi प्रारंभिक स्थिति। तो d = क्या हो जाएगा, 4 - 2। कितनी की विस्थापन हो रही है यहाँ पे, 2 मीटर की विस्थापन हो रही है। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे बात करें कि इधर जब आ जाए, तो मान लीजिए कि वस्तु यहाँ से यहाँ तक चला, तो इस सिचुएशन में वस्तु की
आरंभिक स्थिति कौन सा है, तो आप कहेंगे सर xi इनिशियल जो है वो है -1 और जो आपका अंतिम है वो है -3। xf कितना है -3। अब इसका विस्थापन कैसे निकलेगा, तो सेम d = xf - xi, ये आपका अंतिम स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति। भैया इसको घटाना है, आप देखिए -3 -1, अब -3 माइनस माइनस +1, तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस अब जब हो जाएगा तो 3 में से 1 गया, आपका 2 बचा, तो -2 मीटर की विस्थापन होगी। और ये माइनस साइन ये बता रहा है कि ये मूल बिंदु से क्या है, बाईं ओर है, मूल बिंदु से क्या है, बाईं ओर है। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर यहाँ पे विस्थापन पॉजिटिव है और ये विस्थापन नेगेटिव है। एक्चुअली में अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जब वस्तु आपका बाईं ओर चलेगा तभी विस्थापन नेगेटिव होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो सिर्फ एक केसेस है, ये आपका सिर्फ एक कंडीशन है, ये डायरेक्शन को बता रहा है, किसी भी स्थिति में नेगेटिव हो सकता है। अब आप कहेंगे कैसे, जब आप इस दोनों एग्जाम्पल को ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो आइए एक और सबसे बेटर एग्जाम्पल देते हैं और आप सारा चीज समझ जाएंगे। ऐसे अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं। जरा सा हम लोग इस चीज पे, इस फिगर पे अपना विचार रखें कि कैसे होगा। आपको यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है जिस पे मार्क किया हुआ है, और ये A है और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। आपको ये देखना है कि किस स्थिति में धनात्मक होगा और किस स्थिति में ऋणात्मक होगा। क्योंकि अभी जस्ट देखा था, जब ओरिजिन से हम लोग बाईं तरफ आ रहे थे तो विस्थापन क्या हो जा रहा था, ऋणात्मक हो जा रहा था, नेगेटिव हो जा रहा था। तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन घर कर गया होगा, अच्छा जब हम लोग जब तक बाईं ओर नहीं चलेंगे मूल बिंदु से तब तक नेगेटिव नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए यहाँ पे कि हम पॉइंट ए के लिए विस्थापन निकालते हैं, पॉइंट ए के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, विस्थापन निकालते हैं, तो फार्मूला तो वही रहेगा xf - xi, मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। आप देखिए कि ये आपका पॉइंट ए है तो इसका आरंभिक स्थिति कहाँ है, 0 पे है, और ये यहाँ पे है तो ये 4 पे है। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अंतिम स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति 4, प्रारंभिक स्थिति कितना है, प्रारंभिक स्थिति कितना है, 0। अच्छा देखिए अंतिम स्थिति को xf से रिप्रेजेंट और इसको हम लोग xi से रिप्रेजेंट, विस्थापन निकालना है तो हम लोग क्या कहते हैं, xf - xi। तो अंतिम स्थिति 4, प्रारंभिक स्थिति 0, तो 4 - 0 कितना हो गया आपका, 4 हो गया, मतलब विस्थापन पॉजिटिव है, विस्थापन क्या है, पॉजिटिव है। अब हम B के सेंस में निकालते हैं, इसके सेंस में विस्थापन निकालते हैं। B यहाँ से लग रहा है कि वस्तु इधर चल रहा है और इधर ही चल रहा है, ये 6 पे आ रहा है और था कितना पे, 10 पे था। मतलब क्या कि इसका जो आरंभिक बिंदु है वो कितना है, 10, आरंभिक स्थिति में वो 10 मीटर पे था, और आपका जो अंतिम स्थिति है वो कितना है, अंतिम स्थिति जो है वो आपका कितना है, 6 पे है। अब इसके बीच में विस्थापन निकालने के लिए xf - xi, अब क्या कर दें कि 6 - 10 = -4 आ गया, ऋणात्मक। तो क्या ये नेगेटिव साइड है, यहां से देखना है कि ये जो रिफरेंस है ये ओरिजिन है, मूल बिंदु से। मेन चीज रहता है वस्तु के विस्थापन की, जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें मेन चीज होता है क्या, उसमें मेन चीज होता है वस्तु का ओरिजिन कहां से है, ओरिजिन से वो किधर जा रहा है, बाईं ओर जा रहा है या फिर दाईं ओर जा रहा है। प्लस और माइनस तो सिर्फ उसी चीज को बताता है, वो उसके डायरेक्शन को बताता है, बस ये चीज। तो मेरा समझाने का ये मकसद था कि विस्थापन धनात्मक भी होता है, आप देख रहे हैं पीछे के केसेस में भी देखे थे, और विस्थापन ऋणात्मक भी होता है। अब सवाल उठता है, अच्छा एक और केसेस है यहाँ पे, C भी देख ही लीजिए। अब यहाँ पे C के लिए क्या होगा, आप देखिए C कहाँ से आरंभ कर रहा है, 8, ना तो 8 से कर रहा है ना ही 6 से, मतलब बीच से, मतलब यहाँ पे कोई बिंदु होगा 7, और ये यहाँ से आकर के फिर क्या हो जा रहा है, ये आप देखिए कि लौट के ये फिर 3 पे आ जा रहा है। ये कहाँ पे आ जा रहा है, 3 पे। तो ध्यान रखेंगे
कि हम लोग विस्थापन की जब भी बात करते हैं तो प्रारंभिक स्थिति और आरंभिक स्थिति दो ही चीज की बात करते हैं। तो भैया यहाँ पे ये जो है ये सी पॉइंट से चलना शुरू किया था, तो ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है। अभी कहाँ पे है, ये यहाँ से जा करके ये यहाँ पे आ गया, तो 3 पे है अभी ये, मतलब इसका जो अंतिम स्थिति है वो क्या है, 3। अब हमको C का विस्थापन निकालना कैसे होगा, तो XF माइनस XI मतलब क्या हुआ कि XF आपका क्या है, 3 है। XF आपका क्या है, 3, और XI क्या है आपका, तो XI है आपका 7, ये भी आपका -4, ये भी आपका कितना हो गया, -4। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि ये तो लाइन ऐसे घूम के आ रही थी, इसका विस्थापन तो यहीं पे दिखना चाहिए था हमको। नहीं, हमने क्या बोला कि वस्तु चली यहाँ से लेकिन रुकी तो यहीं पे ना, तो प्रारंभिक स्थिति ये हुआ और अंतिम स्थिति ये हुआ, इसीलिए लिए हैं। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि विस्थापन आपका क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। इसका जाहिर सा मतलब ये हुआ, आप दो चीज एब्जॉर्ब कर रहे होंगे दोनों ही चीज में, कि अगर वस्तु का अंतिम स्थिति, अगर वस्तु का अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति से बड़ा हो, XF जो है अंतिम स्थिति जो है वो प्रारंभिक स्थिति से बड़ा हो, तो विस्थापन धनात्मक होता है। विस्थापन क्या होता है, धनात्मक होता है। और अगर आपका आरंभिक स्थिति अंतिम स्थिति से बड़ा हो, मतलब क्या कि XI जो है वो XF से बड़ा हो, आरंभिक स्थिति अंतिम स्थिति से बड़ा हो, तब विस्थापन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, और इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक ध्यान देने वाली बात दोस्तों, कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट ए है, ये क्या है आपका पॉइंट ए, और यहाँ से कोई चलना शुरू करे पॉइंट बी तक जाए, और फिर ये ए से बी तक गया और फिर इसी से इस रास्ते पे लौट गया, मतलब क्या हुआ कि जब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, या आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों समान हो, उस दिशा में आपका जो विस्थापन होगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ग्रुप डी के बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए थे कि सलमा तैर रही है, तैर के फिर वापस आ जा रही है, तो इस कंडीशन में विस्थापन 0 होगा। मतलब कहीं भी आपको आरंभिक स्थिति, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों एक मिले, समान मिले, तो समझ जाइए आपका विस्थापन 0 होगा। सर कहते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका एक नदी है, इस पे हम तैर के यहाँ से यहाँ तक चले गए और फिर यहाँ से यहाँ तक आ गए, मतलब जहाँ से गए थे वहीं पे फिर आ गए, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोस्तों ये सारे केसेस होते हैं विस्थापन जिसमें आपका धनात्मक, ऋणात्मक और 0 होता है। एक चीज याद रखिएगा, इसको मैं अगर मिटाना चाहूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सर विस्थापन और दूरी तो चलो समझ लिया कैसे क्या होता है, नहीं होता है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि सर स्पीड इक्वल्स टू जो फार्मूला लिखते हैं वो कहते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, यही ना कहते हैं फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। उसी तरह अगर अब हम वेलोसिटी, वेग की बात कर लें, किसकी बात कर लें, वेग की बात कर ले, तो वेग का हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, विस्थापन बटा समय। तो वेग जो है विस्थापन पर निर्भर करता है और चाल जो है वो दूरी पर निर्भर करता है। तो जिस तरह दूरी हमेशा धनात्मक होता है उसी तरह चाल भी हमेशा धनात्मक होगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और 0 होता है, तो आपका वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव, निगेटिव और 0 होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। और हाँ, अगर आप में से कोई चाहते हैं कि सर साइंस का कंप्लीट कोर्स करें, तो साइंस का पेड कोर्स धुरीना ऐप पर अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं, जिसका आपका प्राइस है 399 रुपया। इसमें आपको कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बेसिक से आपका हाई लेवल तक का करवाया जाएगा। साथ ही साथ ये जो 399 का फी है ये वन टाइम फी है, एक ही बार में आपका तीनों सब्जेक्ट के लिए, बार बार आपको फी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उस ऐप पे कोर्स खरीदने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप 62 99 34 0 750 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको कोर्स से संबंधित जो कुछ भी समस्याएं हैं उसका आप समाधान पा सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।